जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं आत्मा सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको जो संविधान के संवैधानिक विकास के विषय में आप लोगों के साथ जो मैं चर्चा कंटिन्यू आगे कर रहा था उसी को आगे आज फिर बढ़ाऊंगा। प्रीवियस क्लास में हमने 1853 के चार्टर तक पढ़ा था, जिसको मैंने आपसे बताया था कि यह कंपनी के इतिहास का अंतिम चार्टर था। किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकारों को छीन लिया जाना था। ठीक है, उसी के जस्ट बाद क्या होता है कि 1857 की राज्य क्रांति जो इसमें लिखा है, इसको मैं आगे बताता हूं कि ये कैसे हुई। दरअसल क्रम क्या हुआ कि इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी साहब जो थे, लॉर्ड डलहौजी साहब के द्वारा हड़प नीति चलाया गया। उस हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया और इसमें हड़पा जाने वाला अंतिम जो राज्य था वो अवध था, जिसको 1856 में हड़प लिया गया। फिर इसके बाद शुरू होता है भारत के अंदर एक विद्रोह की मतलब एक विद्रोह प्रारंभ होता है और कह सकते हैं वह विद्रोह जो प्रारंभ होता है उस विद्रोह का चिनगारी जो है वो बैरकपुर की छावनी में लगती है, लेकिन उससे पूरा संपूर्ण भारत अछूता नहीं रहता और संपूर्ण भारत में छुट-फुट यहाँ वहाँ हर जगह क्रांति प्रारंभ हो जाती है और 1857 की क्रांति एक बड़े लेवल पे आती है। लेकिन 1857 की क्रांति में सबसे बड़ी असफलता का कारण रही कि हम सभी लोगों में यूनिटी ना हो करके अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना था। काश अगर हम यूनिटी में लड़ते तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम खदेड़ फेंकते, लेकिन सभी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ा, जिस वजह से 1857 की क्रांति विफल हो गई। अब देखिएगा, इसमें कुछ कारण, महत्वपूर्ण कारण ये हैं कि जैसे कहा जाता है 1857 की जो क्रांति हुई या 1858 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के आने के पीछे कई सारे महत्वपूर्ण कारण आपको बताए जाते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन व्यवस्था का किया जाना। जो दोहरा शासन व्यवस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, दोहरा शासन व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे शासन व्यवस्था। देखिएगा पहला पॉइंट ये। अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन व्यवस्था, ये आपका पहला पॉइंट होता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, मैंने आपसे कहा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों थे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था वो व्यापार को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वो राजनीति को देखता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय से दोहरे शासन व्यवस्था की नींव पड़ जाती है। और देखते हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके द्वारा उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया गया।
उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया, निर्वहन नहीं किया गया। और क्या था? और यह जो था उत्तरदायित्व का तो निर्वहन किया नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्य का किया जाना, ठीक है। देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्य का किया जाना। इसको आप नोट करें और इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरे पॉइंट में 1857 की राज्य क्रांति। आप देखिएगा, 1857 की जब राज्य क्रांति होती है तो उस राज्य क्रांति के बाद, उस राज्य क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मर्स्टन थे। कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मर्स्टन थे। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मर्स्टन ने देखा कि बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इतने सारे विवाद होते हैं, यहाँ पर इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं और ये शासन व्यवस्था को सही से संचालित नहीं कर पा रही ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए इससे अब हमको शासन व्यवस्था की बागडोर ले लेनी चाहिए। तो पार्मर्स्टन जी के द्वारा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 में एक विधेयक के द्वारा कंपनी को शासन व्यवस्था से हटाने के लिए 1857 में एक विधेयक के द्वारा कंपनी को शासन व्यवस्था से हटाने के लिए ब्रिटिश संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, परंतु यह पारित न हो सका। 1857 में एक विधेयक के द्वारा कंपनी को शासन व्यवस्था से हटाने के लिए ब्रिटिश संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, परंतु यह पारित नहीं हो सका। जब ये पारित नहीं हो पाया तो एक दूसरा विधेयक लाया गया। एक विधेयक संसद के सम्मुख लाया गया, संसद के सम्मुख लाया गया, ठीक है। इस विधेयक का नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1858। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट फॉर अधिनियम, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से यह विधेयक पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरा विधेयक संसद के सम्मुख लाया गया, इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। इसको और किस नाम से जानते हैं? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस नाम से यह विधेयक पारित हुआ। और जब यह विधेयक पारित हो गया तो भारत शासन अधिनियम 1858 जब पारित हो गया तो यह घोषणा कर दिया गया, यह घोषणा किया गया कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी दायित्वों को लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा। देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी दायित्वों को लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया या सौंप दिया गया। एक मिनट, थोड़ा सा, सौंप दिया गया। अब देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के सभी दायित्वों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, फिर क्या होता है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए दो संस्थाएं थी, उन दो संस्थाओं के नाम देखिएगा। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोनों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया या खत्म कर दिया गया। और इसके स्थान पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके स्थान पर एक नए पद को सृजित किया गया, एक नए पद का सृजित किया गया। उस नए पद का नाम है भारत सचिव। क्या कहा गया? भारत सचिव। ठीक है, अब भारत सचिव के पद का सृजन कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहानी यहां से खत्म हो गई और जितने भी उत्तरदायित्व थे वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। जब ये सौंप दिया गया तो भारत सचिव उसके सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है,
इस 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाने थे। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। भारत सचिव था, उसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया उसकी सहायता के लिए, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुना जाना था और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुना जाना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, चुना गया। अब देखिएगा, जो यह भारत सचिव था, भारत सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति या ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। ध्यान दीजिए, भारत सचिव जो था वह ब्रिटिश संसद के प्रति या ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था अपने कार्यों के लिए। जो भी वह भारत में कार्य करता था, अपने कार्यों के लिए उसे रिपोर्ट करना होता था। किसको? ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश क्राउन को, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे या इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे। देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। हो गया, चलिए आगे। जब ये चीजें हो गई तब क्या होता है कि, हाँ देखिएगा इसमें क्या था, मैंने आपको क्या बताया, भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और या तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। आगे चीजें देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कि जो भारत सचिव था, भारत सचिव और उसकी परिषद इसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इसका जो वेतन था, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन कहां से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से दिया जाता था, या जो कि भारत के लिए सबसे निगेटिव पॉइंट था। भारत के लिए सबसे निगेटिव पॉइंट था, क्योंकि बताइए, कार्य वो अपने लिए कर रहे थे और वेतन जो भारित था वो भारतीय राजस्व पे था या भारतीय कोष पर भारित था। यह भारत को लूटने का बेहतर एक तरीका बना रखे थे। भारतीय राजस्व से दिया जाता था, ठीक है, दिया जाता था। और क्या घटनाक्रम होता है, और देखिएगा घटनाक्रम में आगे। इस समय जो भारत का गवर्नर था, उसका नाम था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब इस गवर्नर, जो भारत का गवर्नर था, इसके पद नाम को इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम का मतलब जानते हैं कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। इसके पद नाम को इस अधिनियम के तहत बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया।
कर दिया गया। देख लीजिएगा, क्लियर होना चाहिए एकदम से, कहीं पर कोई भी डाउट ना हो। और अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वह अपना क्वेश्चन छोड़ सकता है, और जैसे मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा उसके क्वेश्चन का मैं समाधान कर दूंगा। फिर भी देखिएगा, जहां तक हो सकता है, जितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे लगातार शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, इसके पदनाम को इस अधिनियम के तहत बदलकर वायसराय कर दिया गया। उसके पहले क्या नाम था? भारत का गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन था, तो वह व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिएगा, जो इस समय ब्रिटिश क्राउन थे, इसको स्क्रीनशॉट करें, स्क्रीनशॉट करें इसको। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र रिलीज किया था, और यह घोषणा पत्र रिलीज किया था 1 नवंबर 1858 को। कब रिलीज किया? 1 नवंबर 1858 को। और 18 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में विधिवत पढ़ा गया, या विधिवत पढ़ा गया। अब देखिए, इसमें था क्या महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें घोषणा पत्र में यह था कि सीधे तौर पे ये कह दिया गया था, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि आज से भारत के शासन व्यवस्था को सीधे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से चलाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को भारत से खत्म कर दिया गया है। और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की कोई जाति नहीं की जाएगी, और किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ कि उसका धर्म परिवर्तन कराएं तो वह स्वतः धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता है तो वह ईसाईयत को अपना सकता है, अदरवाइज उसके ऊपर जबरदस्ती ईसाईयत नहीं थोपी जाएगी। सैनिकों के लिए उन्होंने कहा जो जिस पद पर आसीन है उसका पद यथावत बना रहेगा। तो इस तरह से महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब भारत का जो शासन होगा वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित किया जाएगा। पढ़ा किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पढ़ा था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। ठीक है। 1857 की क्रांति या 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पारमस्टन थे। ठीक है। इन सब चीजों को आप क्लियरली देख लीजिएगा, और यह अधिनियम इसके साथ समाप्त होता है। और यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत सचिव बना था, भारत सचिव बना था वह संपूर्ण भारत की व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु बन गया था, जो भारत के लिए हितकर नहीं था। हितकर
नहीं था। ठीक है, ये रहा आपका 1858 का अधिनियम। और देखिएगा, अब यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत का टोटल शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आगे चल के लगभग 1884 के आसपास, 81-82 के आसपास उनको भारत से बेदखल कर दिया जाएगा पूर्णतया। लेकिन अभी आगे की कहानी, और जो अगला अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, कहा जाए भारत के संवैधानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1861 का जो अधिनियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, तो देखिएगा, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन ध्यान दें, मेहनत करिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए, मेहनत करिए, साथ में लग के मेरे कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। और जहाँ तक आपका लक्ष्य, जब तक आपको मिल नहीं जाएगा, तब तक मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ध्यान दें, मैं इस चैनल को, ये आपका ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, और जब हमारा मोटिवेशन होगा तो निश्चित रूप से और बहुत सारी नई नई चीज़ें खोज के लाते हैं आपके लिए। ठीक है, और वीडियो बनाने में ये लगता है कि जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा एक मोटिवेशन होता है, हमारे फैकल्टी का मोटिवेशन होता है कि नहीं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें और बेहतर से बेहतर करना है। तो इसीलिए आपसे मेरा एक कहने का मतलब आग्रह है कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लोगों से इसे सब्सक्राइब करवाएं, और खुद भी सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के द्वारा दी जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन, सारे सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, वह आपके लिए किसी भी एग्जाम में बैठने पर हेल्पफुल होंगे, या किसी भी एग्जाम को देने में आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर वही चीज़, आप मेहनत करिए मेरे साथ लग के, मैं आपके साथ लग के मेहनत करता हूँ, गोल तो अपने आप आपके कदमों पे आएगा। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आज अपनी क्लास को संपन्न करते हैं। जय हिंद।